2015 में एप्पल ने टूटे हुए आईफोन से 2200 पाउंड्स गोल्ड रिकवर किया था। मतलब उस टाइम के हिसाब से उन्होंने $40 मिलियन का गोल्ड हमारे कचरे में से रिकवर किया था, और इसी कचरे में से उन्होंने $6 मिलियन का कॉपर भी रिकवर किया था, और भी बहुत सारे मिनरल्स थे। तो ये सब हमारे कचरे में से रिकवर हुआ है। अब एप्पल को ये सब मिला कैसे? देखो, आईफोन्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनमें बहुत सारा ये मटेरियल भी होता है। तो एक आईफोन में 0.034 ग्राम गोल्ड, 0.034 ग्राम सिल्वर, 0.00034 ग्राम प्लैटिनम, जिसका मतलब लगभग $1.5 का गोल्ड, $0.24 का सिल्वर और $0.017 का प्लैटिनम होता है एक आईफोन के अंदर। और ये डॉलर रेट्स ऑब्वियसली वेरी कर सकते हैं। तो जाओ टूटे हुए आईफोन्स इकट्ठे करने शुरू कर दो। आपने बहुत बार सुना होगा कि एप्पल वॉच ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली, क्योंकि उसके अंदर हार्ट मॉनिटरिंग का फीचर होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है तो वो नाप लेता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक मैकबुक प्रो बुलेट प्रूफ होती है? मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन उसका जो मटेरियल होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक बुलेट को अपने अंदर से पास नहीं करने देता। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ ही बोलते हैं शायद उसको। और ये चीज बाहर ऐसे आई थी 2017 में फ्लोरिडा एयरपोर्ट पे एक अटैक हुआ था। मतलब अटैक तो क्या हुआ था, एक गनमैन एंटर कर गया था एयरपोर्ट के अंदर और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं एक आदमी जिनका नाम था स्टीव फ्रैपियर, उन्होंने पीछे बैग टांग रखा था। उस बैग के अंदर एक मैकबुक थी। अब गोलियों की आवाज सुन के वो जमीन पे लेट गए और मतलब वो प्रोन पोजीशन के अंदर आ गए थे। तो उनके ऊपर भी पीछे से गोली चलाई गई, और क्योंकि उनके पीछे बैग था, बैग के अंदर मैकबुक थी, तो गोली जो है वो उसके अंदर ही रह गई, उनके लगी नहीं और उनकी जान बच गई। स्टीव जॉब्स काफी कम लोगों को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन उनमें से एक थे महात्मा गांधी। 1999 के अंदर टाइम मैगजीन ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि आप पर्सन ऑफ द सेंचुरी किसको बोलोगे, एंड गेस व्हाट, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम दिया था। और इसी से मिलती जुलती एक बात और भी है, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था 1985 के अंदर। मतलब ये बहुत ही अजीब चीज है कि खुद की कंपनी में से उनको ही निकाल दिया गया। तो एप्पल से निकल के उन्होंने अपने चश्मे का जो शेप है वो राउंड कर लिया था, क्योंकि वो महात्मा गांधी के चश्मे से रिजेंबल करना चाहते थे उस चीज को। अब थोड़ा गूगल के बारे में बात करते हैं। अगर आपने गूगल पे जाके कोई भी नंबर लिख दिया 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, और आपको ये जानना है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे 10 को 10 बोलते हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ा नंबर हमें नहीं पता होता। अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो अगर आपको पता करना हो कि एक नंबर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आप सीधा लिखो, एक नंबर लिखो इक्वल्स टू इंग्लिश, सिर्फ इतना लिख दो, आपको गूगल बता देगा कि इस नंबर की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन ये चीज सिर्फ 12 डिजिट्स तक ही काम करती है, 13th पे आके गूगल भी पगला जाता है। अब गूगल में जॉब हर टेक वाला बंदा करना चाहता है, ठीक है, और सबको पता है कि हाँ ये मुश्किल तो है, लेकिन एक सिक्रेटिव मेथड भी है इस चीज के लिए। उनका एक टूल है जिसका नाम है फूबार। अब FOOBAR, अब फूबार प्रोनाउंस करो, चाहे FOOBAR, जो भी प्रोनाउंस करना कर लो, बट उनका ये टूल है। इसमें होता ये है कि गूगल आपको सिलेक्ट करता है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा सर्च करते हो, या फिर आप उसके रिगार्डिंग कोर्सेज करते हो बहुत ज्यादा, या आपका बहुत ज्यादा कोर इंटरेस्ट है और आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऑनलाइन दिखती है उनको, तो आपको एक मेल आ सकती है जिसके अंदर वो आपको गूगल के अंदर अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। मतलब गूगल खुद चल के आ रहा है आपके पास। उसके बाद वो एक टेस्ट लेते हैं फूबार के ऊपर। फूबार इनकी वेबसाइट है, उस पर साइन इन भी आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास मेल आती है। तो शायद उसमें आईडी आती होगी आपके पास साइन इन करने के लिए, तो उसके अंदर साइन इन भी तभी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है, मतलब 4-5 टेस्ट होते हैं, और बस उनको क्लियर करो और उसके बाद आप गूगल के अंदर हो। मुझे पक्का पता है आप सब लोगों ने शुरू कर देना है पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। नहीं, ऐसे सबको नहीं आने वाला। गूगल के 2 फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, इनके पास प्राइवेट प्लेन्स तो ऑब्वियसली होंगे। अब गूगल के मालिक के पास ही प्राइवेट प्लेन नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? तो इनके प्राइवेट प्लेन्स का जो रनवे है वो इनके ऑफिस से जस्ट 2 या 4 मिनट की दूरी पे है। कैसे? क्योंकि इनके 2-4 मिनट की दूरी पे नासा स्टेशन है। नासा स्टेशन में प्राइवेट जेट्स इनकी जो है वो लैंड करती हैं। लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि उस स्टेशन में और कोई भी प्राइवेट प्लेन का आना अलाउड नहीं है सिवाय इनके प्राइवेट जेट्स के। और गूगल इसके लिए $1.2 मिलियन देता है। आई डोंट नो ये डील अभी भी एक्टिव है या नहीं, लेकिन पहले गूगल $1.2 मिलियन देता था सिर्फ इस चीज के लिए। और इसमें बात ये थी क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है, उनको एयरपोर्ट अगर जाना हो तो वो बहुत टाइम लगता है, ट्रैफिक में से होके जाना पड़ता है, जबकि 2-4 मिनट की दूरी बहुत जल्दी कवर हो जाती है। और उनके लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो इसलिए वो अपनी प्लेन्स नासा के स्टेशन में पार्क करते थे। अब आप में से किसी का भी सुसाइड करने का दिल करे, पहली बात तो करना मत, बट अगर कर ही रहा है किसी का तो प्लीज एक बार ये चीज गूगल कर लेना, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। तो वो आपको आपकी कंट्री के हिसाब से एक काउंसलर का नंबर देंगे जिससे आप बात कर सकते हो, आप उसको प्रॉब्लम बता सकते हो, और ऑब्वियसली वो फिर आपका सोल्यूशन भी देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग की।
SGR-A1 एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिलिट्री गन है। अब इसको बनाया गया था साउथ कोरियन आर्मी के यूज के लिए और इसको यूज करा जाता है डीमिलिटराइज्ड जोन में, DMZ जोन जिसको बोलते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को सेपरेट करता है, उसको DMZ जोन बोला जाता है। तो ये एक रोबोट गार्ड सैनिटरी वेपन है जिसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन होती है, जिसके अंदर सर्वेलेंस और ट्रैकिंग का फीचर भी है। ये ट्रैक तो कर ही सकती है, उसके साथ साथ ये ग्रेनेड लॉन्चर्स और मशीन गन्स को भी ऑपरेट कर सकती है। मतलब कुल मिला के दिस इज वन ऑफ अ काइंड गन एंड इसको बनाया गया है कोरिया यूनिवर्सिटी और सैमसंग के द्वारा। 2015 सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने मिलके एक प्लेज ली थी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की 2030 तक। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि इनइक्वालिटी या फिर भुखमरी, क्लीनिंग अप द प्लैनेट। तो इसी चीज में सैमसंग ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी 2030 तक इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलके इस चेंज को लाने में हेल्प करेंगे ताकि सोसाइटी एक बेटर प्लेस बन सके। लेकिन हर चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। 2017 ली जे-योंग सैमसंग के चेयरमैन, उन पे ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को रिश्वत खिलाई है क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उनको कोई प्रोजेक्ट करना होगा या फिर वो सैमसंग का कोई भी काम बहुत ही इजीली करवा सकें। पॉलिटिकल सपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली वो चीज आसानी से हो जाएगी और इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए आपको पॉलिटिकल सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए। तो ये इल्जाम उन्होंने माना नहीं था कि हाँ मैंने करा ऐसा, बट ये प्रूव हो गया था कि उन्होंने 40 बिलियन वॉन, मतलब अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो 36 मिलियन डॉलर की रिश्वत खिलाई थी और फिर उनको जेल होगी। और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने स्पेशली बोला कि कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, जितनी जेल की सजा है उतनी उनको काटनी पड़ेगी। 2020 के फर्स्ट हाफ में 8.9 बिलियन डॉलर का सैमसंग ने खर्चा करा था सिर्फ अपनी R&D के ऊपर, और ये पिछले साल के कंपैरिजन में 457 मिलियन डॉलर की इंक्रीमेंट है। और ये जो 8.9 बिलियन डॉलर है ये इस साल की फर्स्ट हाफ की उनकी सेल्स का सिर्फ 9.8% है, 90% नहीं, 9.8%। और बाकी की मैं कैलकुलेशन करके भी नहीं देखना चाहता कि उन्होंने कितने पैसे बचाए हैं या कितने पैसे कमाए हैं, दैट इज नेक्स्ट लेवल थिंग। इवन साउथ कोरिया का सबसे शानदार और सबसे बड़ा थीम पार्क जो है वो भी सैमसंग ने ही बनाया है और उसका नाम है एवरलैंड, और कोरियन लोग इसको अपना डिज्नीलैंड का वर्जन मानते हैं, मतलब डिज्नीलैंड का कोरियन वर्जन। और काफी सारे लोगों को तो ये डिज्नीलैंड से भी ज्यादा पसंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट्स, Huawei के जो ऑनर है मिस्टर रेन जेनफी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उनके पास कंपनी का सिर्फ 1% शेयर है, सिर्फ 1%। Huawei खुद को एक्चुअली एम्प्लॉय ओन्ड कंपनी मानती है कि जो कंट्रोल है वो एम्प्लॉयज के पास है। कैसे? Huawei के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ शेयर होता है उस कंपनी के अंदर। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उनके शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, उनका शेयर नीचे चला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी। और अगर वो काम करेंगे, वो बेटर इनोवेशन करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी और उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो बस यही रीजन है कि उनके पास सिर्फ 1% शेयर है और बाकी सारा शेयर उन्होंने एम्प्लॉयज में बांट रखा है, बाकी इन्वेस्टर्स भी होंगे ऑब्वियसली। Huawei के कैंपस के अंदर जो लंच टाइम है वो 12 PM से लेकर के 1:30 PM तक है। बट इसमें सबसे शानदार बात यह है कि उनके जो डेस्क हैं उनके नीचे मैट्रेस लगी हुई है कि आप अगर सोना चाहो तो आप सो लो, क्योंकि वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि सोने से ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है अगर आप प्रॉपर रेस्ट करते हैं तो इस चीज को Huawei बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और Huawei इस चीज को मानता है रिले रूम एक्सपेरिमेंट जो कि एल्टन मायो ने किया था, अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि अगर आप हर एम्प्लॉय को प्रॉपर ब्रेक्स देंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर आपने नोटिस करा तो Huawei के फोन्स के पीछे जो लेंसेज लगे होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है लीका। अब ये जो लीका कंपनी है ये जर्मनी की कंपनी है और ये बहुत फेमस है एक्चुअली। इसके जो लेंसेज हैं वो काफी ज्यादा महंगे माने जाते हैं, लोग मरते हैं, मतलब कि हमारी फोटोज लीका के लेंस से अगर खींची जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। ये कैमरास बनाते हैं, बाइनोक्यूलर्स बनाते हैं, ये राइफल स्कोप्स बनाते हैं, ये राइफल के स्कोप के अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो बनाते हैं, ये लेंसेज सीधे जो कैमरा के अंदर लगते हैं वो भी बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा काफी ज्यादा लोगों का सपना होता है कि उनकी लीका के लेंस से एक फोटो आ जाए। आई डोंट नो, बहुत ही स्ट्रेंज चीज है ये, बट हाँ ऐसा होता है। इसलिए Huawei ने कोलैबोरेट किया लीका के साथ ताकि ये चीज सस्ते में लोगों को मिल सके। और बस ऑब्वियसली इस चीज के पीछे बिजनेस रीजन भी होगा, बट एक रीजन ये भी है। Huawei के फाउंडर मिस्टर रेन का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आई थिंक CNBC पे देखा था। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमने 6G पे बहुत टाइम पहले ही काम शुरू कर दिया था, इवन दो हम 5G और 6G को पैरेलल लेके चल रहे थे। और उनके हिसाब से 6G आने में अभी 10 साल हैं, अभी भी डेवलपमेंट चल रही है। 5G अभी हम लेके आए हैं बट 6G में अभी भी टाइम लगेगा। और ये Huawei बोल रहा है जो कि मेन है, जो कि सबसे पहले लाएगा। दिस वाज अ सिंपल फैक्ट बेस्ड वीडियो। कभी कभी मन कर जाता है छोटी सिंपल सोबर वीडियो बनाने का, जरूरी नहीं है हर बार डीप चीजें ही हो। सो या दिस इज इट।
Thank you so much for watching. I am Divanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.